ये है आज की सिंधु नदी का विस्तृत कछार। यही आज से हजारों साल पहले एक ऐसी सभ्यता ने जन्म लिया था जिसने मानव इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ी। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त सुमेधा वर्मा। स्वागत है आपका भारत महिमा की यात्रा पर। आइए आपको लिए चलती हूं इस गौरवशाली धारावाहिक यह मधुमय देश हमारा के इस पहले एपिसोड में, जो केंद्रित है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भारत की गौरव गरिमा के उस दौर पर जहां तक आम इतिहास की रोशनी भी अमूमन पहुंच नहीं पाती। जब मिस्र के पिरामिडों का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब भी यहाँ सीवर सिस्टम और सार्वजनिक स्नानागारों से सुसज्जित महानगर अस्तित्व में आ चुके थे। इन खंडहरों के जरिए इस भव्य नगर का नियोजन देखिए। सीधी सड़कें जो समकोण पर काटती हैं, हर मकान की नालियां मुख्य सीवर से जुड़ी हैं और यहाँ ये विशाल सार्वजनिक स्नानागार जिसकी जल प्रबंधन तकनीक आज के इंजीनियरों को भी चुनौती देती है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा जैसे करीब 1500 जगहें थीं, जहां चौड़ी सड़कों और पक्के मकानों के अलावा ड्रेनेज सिस्टम कुछ ऐसा था जैसा कि हाल फिलहाल तक के यूरोप में नहीं पाया जाता था। इस सभ्यता का जल प्रबंधन तो बेजोड़ था ही। जो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ सनातन में जल संरक्षण पर अद्भुत ज्ञान है। उनके हर घरों में कुएं थे, पानी निकासी के लिए नालियाँ थीं और उन्होंने जो संदेश दिया समाज के लिए हजारों साल पहले, वो मुझे लगता है कि ऐसा जल प्रबंधन पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। तो आज जो साधना है, आज भले ही हम चांद पर पहुंच गए हों, पर जल के ज्ञान के मामले में पुरखों से हम कृति के दृष्टि से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस वक़्त ऐसी एक सभ्यता जहां शिवलिंग के समान जो है कोई चीज़ पूजा जाता था। यही नहीं, कुछ मूर्तियों में बिल्कुल अभी भी माथे में जो है सिंदूर बनाया गया है, जिससे पता चलता है कि हमारा जो सभ्यता है वो एक कंटिन्यूटी है, यानी कि वो कोई ब्रेक नहीं हुआ है। हजारों साल से वही सभ्यता, वही संस्कृति हमारी चलती आ रही है और सिंधु घाटी सभ्यता भी ये साबित करती है कि वहाँ भी हथियारों का प्रयोग नहीं होता था। वहाँ खिलौनों से खेले जाते थे, बच्चों के खिलौने मिले हैं वहाँ जो है हाथ के बने। और यही नहीं, मैंने जैसे कहा, वह एक व्यवसायी वर्ग था, बहुत ही संपन्न वर्ग था। वहाँ लगभग घरों का एक जैसा ही घरों में वो रहते थे वो, यानी कि वहाँ एक तरह से देखा जाए तो लोगों में समानता का एक भाव था। ये छोटी छोटी मोहरें वास्तव में तब की बारकोड प्रणाली थी। हर एक मोहर पर अलग अलग चिन्ह होते थे जो वस्तुओं के मालिक, गुणवत्ता और मात्रा दर्शाते थे। ये मोहरें साबित करती हैं कि तब के भारत ने कितनी उत्कृष्ट व्यापारिक नियमन प्रणाली विकसित कर रखी थी। हड़प्पा सभ्यता में जो मुख्यतः एक कृषि आधारित सभ्यता थी, कृषि का योगदान रहा। कृषि, इसके हमें बहुत सारे अवशेष मिले हैं। और फिर हम मुख्यतः व्यापार की बात करते हैं, क्यों हड़प्पा का व्यापार केवल आंतरिक ही नहीं परंतु बाह्य बहुत विस्तृत फैला हुआ था। विभिन्न केंद्र जहाँ पे उत्पादों का प्रमाण है, वहाँ पे जैसे खेतरी में तांबे का उत्पादन होता था। मांडा जो था जम्मू का, वो लकड़ी के लिए प्रमुख था। कार्नेलियन जो था उसके लिए गुजरात प्रमुख था, जो कि एक नीले रंग का बहुमूल्य पत्थर होता है। जो अफगानिस्तान का बदख्शान था वो लैपिस लजूली, जो कि जिसको उसके लिए प्रसिद्ध था। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के उत्पाद का निर्माण होता था और उसके लिए वो प्रसिद्ध थे। वहाँ के प्रशासन में भी जो वाणिज्य का या जो व्यापारी वर्ग है उनका बहुत मुख्य योगदान था। इसलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा की आर्थिक व्यवस्था एक तरह से हड़प्पा के विकास की आत्मा थी। सिंधु घाटी सभ्यता की इस आर्थिक व्यवस्था के दो प्रमुख आधार थे। एक तो उन्नत घरेलू व्यापार और दूसरे दूर देशों तक फैला विदेशी कारोबार। इस तरह इस सभ्यता का व्यापारिक महत्व इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व से कम नहीं रहा है। ऐसी थी सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में भारत की गौरवशाली ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति, जिसकी उत्कृष्टता की एक झलक अभी आपने देखी।
मौका मिला तो इस बारे में फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।